हेलो एवरीवन, वेलकम टू ई स्टूडेंट प्लेटफॉर्म। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं BHU PET केमिस्ट्री 2016 का क्वेश्चन पेपर। तो हम लोग आज फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिख रहा है हम लोग को, देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन में बताया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ क्वांटम नंबर इज पॉसिबल फॉर एन इलेक्ट्रॉन इन 4f ऑर्बिटल। ठीक है, यहाँ पर पूछ रहा है कि 4f ऑर्बिटल के लिए, ठीक है, कौन कौन सा हम लोग का पॉसिबल क्वांटम नंबर का सेट्स होता है। ओके, तो ये आप सभी लोगों को पता होगा क्या कि f ऑर्बिटल है ना, f ऑर्बिटल में सॉरी f सबशेल में 7 ऑर्बिटल्स होते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है, ये हो जाएगा हम लोगों के पास f ऑर्बिटल। अब 4f ऑर्बिटल है, यानी कि n इज इक्वल्स टू 4 एंड l क्या हो जाएगा, देखिए l का वैल्यू क्या होता है हम सभी लोगों को पता है ना। l का वैल्यू क्या होता है, ठीक है। यहाँ पर यदि हम लोग लिख देते हैं, ओके, यहाँ पर S P D F, तो यहाँ पर l का वैल्यू क्या होता है 0 1 2 3। ठीक है, l का वैल्यू होता है 3। तो सबसे पहले तो हम लोग को ये दो सर्च करना है, n इज इक्वल्स टू 4 l इज इक्वल्स टू 3। ठीक है, n इज इक्वल्स टू 4 l इज इक्वल्स टू 3 हो सकता है, n इज इक्वल्स टू 4 l इज इक्वल्स टू 3 हो सकता है, n इज इक्वल्स टू 4 l इज इक्वल्स टू 4 नहीं हो सकता है ना, क्योंकि l कभी भी n के बराबर नहीं होता है। ठीक है, l इज ऑलवेज लेस देन n। ओके, नेक्स्ट n इज इक्वल्स टू 4 l इज इक्वल्स टू 2, l इज इक्वल्स टू 2 यानी कि ये बन जाएगा आपका d। ठीक है, 4d बन जाएगा ना कि 4f। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन अब नेक्स्ट इसका क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर m का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होता है। देखिए m का वैल्यू के लिए हम लोग क्या करेंगे, m का वैल्यू होगा आपके पास, देखिए कहाँ से, ये बीच वाला हो जाएगा 0 +1 +2 +3, इधर -1 -2 -3। ओके, सो m का वैल्यू आपके पास कहाँ से कहाँ तक है, -3 to +3। ओके, और m का वैल्यू आप लोगों को पता होगा क्या, ठीक है, m का वैल्यू आप लोगों को पता होगा दैट इट लाइज फ्रॉम -l to +l, -l to +l। ओके, सो यहाँ से हम लोग को -3 to +3 दिखेगा। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है, देखिए m इज इक्वल्स टू 4, दैट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, m इज इक्वल्स टू 4 इज नॉट पॉसिबल, है ना। तो ये वाला तो होने से रहा, लेकिन m इज इक्वल्स टू +1 तो पॉसिबल है। ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। ओके, सो हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, और s का वैल्यू तो देखिए या तो +हाफ होगा या तो -हाफ होगा। s का वैल्यू किस पर डिपेंड करता है, इलेक्ट्रॉन का स्पिन। ठीक है ना, अपवर्ड या डाउनवर्ड। ठीक है, अपवर्ड होता है तो हम लोग उसे +हाफ अज्यूम कर लेते हैं, डाउनवर्ड होता है तो हम लोग उसे -हाफ अज्यूम कर लेते हैं। ओके, तो उस हिसाब से ये हम लोग का हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करके आपको इस क्वेश्चन को अप्रोच करना है। आई नो ये क्वेश्चन 11th-12th लेवल का है, लेकिन तब भी मैंने आपको बता दिया एक बार। ठीक है, इन अ 3 component सिस्टम ऑफ अ फेज इक्विलिब्रियस, ठीक है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कैन बी। ठीक है, हम लोग को डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट करना है, जहां पर हम लोग को कंपोनेंट बता दिया गया है। ठीक है, कंपोनेंट 3 है। ठीक है, कंपोनेंट सिस्टम ऑफ फेज इक्विलिब्रियस। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग जो एक फॉर्मूला यूज करते हैं, ठीक है, यहाँ पर हम लोग एक क्या फॉर्मूला यूज करते हैं, ये आप सभी लोगों को पता होगा, F इज इक्वल्स टू C माइनस P प्लस 2, जहाँ ये जो 2 है इट डिनोट्स टेम्परेचर एंड प्रेशर। ओके, तो हम लोग को क्या बताया गया है, C हम लोग के पास कितना है, C इज 3। ठीक है, अब P हम लोग को कैसे पता चलेगा, ये हम लोग कैसे निकालेंगे, है ना। तो इसके लिए देखिए आपको यहाँ पर क्या बताया गया है, हम लोग को इस क्वेश्चन में एक स्टेटमेंट दिया है, देखिए
कि हम लोग को क्या चाहिए, मैक्सिमम नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, ठीक है। यानी कि इस वैल्यू को हम लोग को करना है मैक्सिमाइज, ओके। इस वैल्यू को हम लोग को करना है मैक्सिमाइज, ठीक है। और c का वैल्यू हम लोग को कितना दिया हुआ है, दैट इज 3, ठीक है। तो हम लोग इसे पुट करते हैं, देखिए f इज इक्वल्स टू 3 माइनस p प्लस 2, यानी f इज इक्वल्स टू 5 माइनस p, ठीक है। अब आपको यहाँ पर क्या देखना है, देखिए कि इस p के वैल्यू को हम लोग को ऐसा एज्यूम करना पड़ेगा कि ये f का वैल्यू मैक्सिमाइज हो, ठीक है। f का हम लोग को मैक्सिमम वैल्यू मिले, ठीक है। अब p का वैल्यू देखिए, p का वैल्यू कभी 0 तो हो नहीं सकता, क्योंकि एक फेज तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। तो p का वैल्यू हम लोग के पास क्या क्या है, देखिए पॉसिबल, p इज इक्वल्स टू 1 2 3 4, ठीक है। हम लोग 4 तक लेते हैं या 5 तक लेते हैं, ओके। अब यहाँ पर यदि हम लोग f का वैल्यू लेंगे, f, ठीक है, f का वैल्यू लेंगे, f यानी कि 5 माइनस पी, ठीक है। तो यहाँ पर 5 माइनस पी करते रहिए, 5 माइनस 1 4, 5 माइनस 2 3, 5 माइनस 3 2, 5 माइनस 4 1, 5 माइनस 5 0, ओके। सो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि यदि हम लोग p का वैल्यू लेते हैं 1, तब f का वैल्यू हम लोग को मिल रहा है मैक्सिमम, ठीक है। यानी कि ये तो आपको भी यहाँ से दिख रहा होगा कि क्योंकि हम लोग यहाँ पर सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो जितना छोटा p का वैल्यू होगा उतना बड़ा f का वैल्यू होगा, ठीक है। और p का वैल्यू 0 तो नहीं हो सकता, एक फेज तो होगा ही होगा कम से कम, ठीक है। तो ये हम लोग अज्यूम करते हैं p इज 1, ठीक है। p को हम लोग 1 अज्यूम कर ले रहे हैं, okay. So after that f would be equals to 5 minus 1, okay. 5 minus f would be equals to 5 minus 1, that is equals to 4, ठीक है। तो f का वैल्यू हम लोग के पास क्या आया, f मैक्सिमम, ये है f मैक्सिमम। तो f मैक्सिमम यानी कि डिग्रीज ऑफ फ्रीडम मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, दैट इज इक्वल्स टू 4, ओके। f मैक्सिमम इज 4, तो हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। तो ऐसे आपको यहाँ पर इस ट्रिक को पकड़ना था कि यहाँ पर आपको पूछा है मैक्सिमम डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, नहीं तो फिर आपको फेस का वैल्यू तो दिया हुआ नहीं है, आप कैसे इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये था यहाँ का एक छोटा सा ट्रिक, ठीक है, इसको आपको पकड़ना था। अच्छा, अब देखिए, द टोटल चेंज इन एंट्रोपी ds फॉर एन इरिवर्सिबल प्रोसेस, फॉर एन इरिवर्सिबल प्रोसेस इज गिवन बाय, इरिवर्सिबल प्रोसेस में ds से हम लोग क्या देख सकते हैं, ds इज इक्वल्स टू des माइनस dis, या फिर, ठीक है, ds इज इक्वल्स टू 0। इनमें से कौन सा रिलेशन सही होगा, ठीक है, ये हम लोग को कैसे पता चलेगा। फॉर एन इरिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है, हम लोग क्या देखते हैं, ds इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग जो इक्वेशन फॉलो होता है, दैट इज ds इज इक्वल्स टू des प्लस dis, ओके। सो करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। where DES क्या है, एंट्रोपी एक्सचेंज्ड विद सराउंडिंग्स, ठीक है, ये सराउंडिंग वाला है। और DIS क्या है, एंट्रोपी जनरेटेड बाय इरिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है, बाय द सिस्टम, ठीक है, बाय इरिवर्सिबल प्रोसेस बाय द सिस्टम, ठीक है। ये होता है DES और DIS, ठीक है। नेक्स्ट, the maximum probability distribution in Fermi-Dirac statistics, ठीक है, maximum probability distribution in Fermi-Dirac statistics, इसका हम लोग के पास क्या निकल के आता है, देखिए ये जो अल्फा है, ओके, अल्फा इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाई e टू द पावर अल्फा प्लस बीटा एप्सिलॉन आई, ठीक है, e टू द पावर अल्फा प्लस बीटा एप्सिलॉन आई, ओके। और -1, ठीक है, ये हम लोग के पास आता है मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ओके। सो हम लोग का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, दैट वुड बी ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। ये हम लोग कहाँ पर पढ़ते हैं, वी लर्न दिस इन स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या बताया गया है, देखिए द वेलोसिटी कांस्टेंट फॉर ऑफ a reaction, the velocity constant of a reaction is 2.0 into 10 to the power minus 4 second inverse, and the rate of the reaction is 8.0 into 10 to the power minus 4 moles liter inverse second inverse. Then the concentration of the reactant will be, ठीक है। देखिए आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है, ये किसका यूनिट दिया हुआ है, दिस इज द यूनिट फॉर रेट ऑफ रिएक्शन, यानी हम लोग को एक फॉर्मूला पता है। देखिए ये रेट का आपको क्या दिया हुआ है, 8.0 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 4 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, ठीक है। और ये जो आपको दिया है वेलोसिटी कांस्टेंट, यही क्या है, रेट कांस्टेंट है, यही हम लोगों का रेट कांस्टेंट है। उसी को थोड़ा सा आपको मसाला लगाकर बता दिया गया है, ठीक है। मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट के नाम पर तो हम लोग जल्दी से उतना इस पे ध्यान नहीं देंगे, तो ये है रेट कांस्टेंट, ठीक है। अब रेट कांस्टेंट का आपको क्या वैल्यू दिया है, 2.0 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 सेकेंड इनवर्स, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या पता चल रहा है कि ये एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है। ये एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। कैसे पता चल रहा है, हम लोग एक फॉर्मूला यूज करते हैं, शायद आपको याद होगा, मोल लीटर इनवर्स टू द पावर 1 माइनस एन और सेकेंड इनवर्स, ठीक है। यहाँ से हम लोग ऑर्डर पता करते हैं, ठीक है। ये रेट कांस्टेंट का यूनिट होता है, तो यहाँ पर क्योंकि हम लोग देख रहे हैं बस सेकेंड इनवर्स है, यानी कि ये वाला टर्म हो जाएगा 1, यानी कि 1 माइनस एन हो जाएगा 0, यानी कि एन हो जाएगा 1, ठीक है। तो ये एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है। अब देखिए क्योंकि ये एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है, तो इसमें हम लोग अज्यूम क्या कर लेते हैं कि हम लोग का जो रिएक्टेंट है, जो हम लोग का सबस्ट्रेट है, दैट इज ए, ठीक है। तो हम लोग का जो रेट इक्वेशन बनेगा, ठीक है, रेट लॉ इक्वेशन, दैट इज आर इज इक्वल्स टू के इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ ए, ठीक है। ये हम लोग का आ गया, ठीक है। अब हम लोग को यहाँ पर सबका वैल्यूज पुट कर देते हैं। देखिए 8.0 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर माइनस 4 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, which is equals to 2.0 multiplied by 10 to the power multiplied by 10 to the power minus 4 second inverse, ठीक है। मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर माइनस 4 सेकेंड इनवर्स मल्टीप्लाइड बाई कंसेंट्रेशन ऑफ ए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हम लोग को यूनिट कैंसिलेशन करना पड़ेगा, वैल्यूज कैंसिलेशन करना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। सो सेकेंड इनवर्स कैंसिल आउट, ओके। 10 टू द पावर माइनस 4 10 टू द पावर माइनस 4 कैंसिल आउट, 2 से कटा 8 को हम लोग को कैंसिल आउट करेंगे, ठीक है। तो 2 से 8 कैंसिल आउट, दैट इज 4, ओके। सो देखिए ये बीएचयू का क्वेश्चन है, इसीलिए आपको इतना सिंपल कैलकुलेशंस दिया जा रहा है, बिकॉज यहाँ पर हम लोग को कैलकुलेटर्स अलाउड नहीं होता है, ठीक है। सो ए का देखिए कंसेंट्रेशन आपके पास फिर क्या आ जाएगा, ए का कंसेंट्रेशन आपके पास क्या आ गया, 4 मोल लीटर इनवर्स, यानी कि 4 मोल्स पर लीटर। तो ये हम लोग का कंसेंट्रेशन आ जाएगा फॉर ए, ठीक है, मोल पर लीटर, ठीक है, 4 मोल पर लीटर, ठीक है। अब इसे हम लोग मैच कर लेते हैं। देखिए ए का वैल्यू किसके साथ मैच करेगा, देखिए अच्छे से, इट इज मैचिंग विद, देखिए ऑप्शन नंबर सी, 4 मोल्स पर लीटर, ठीक है, या फिर 4 मोल लीटर इनवर्स, ओके। सो ये ओके 4 मोल्स पर लीटर, ठीक है। और आपको एक चीज पता होना चाहिए कि यहाँ पर हम लोग 4 नहीं लिखकर 4.0 क्यों लिखे हैं, इसका सिग्निफिकेंट फिगर से हम लोग इसको रिलेशन देखते हैं, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द हाफ लाइफ टाइम पीरियड ऑफ अ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। आपको क्या दिया है, हाफ लाइफ दिया है, आपको क्या बताया गया है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है।
इज 90 मिनट्स, यानी कि टी हाफ इज 90 मिनट्स। ठीक है, टी हाफ का वैल्यू दिया है आपको 90 मिनट्स। कैलकुलेट द टाइम रिक्वायर्ड फॉर completion for reaction, the time required for completion of reaction of 60% of the reaction। ठीक है, हम लोग को 60% रिएक्शन कंप्लीट होने के लिए कितना टाइम लगेगा। ठीक है, 50% रिएक्शन कंप्लीट होने के लिए 90 मिनट्स टाइम लग रहा है, तो 60% होने के लिए से थोड़ा सा ज़्यादा ही लगेगा। ठीक है, सो ये वाला ऑप्शन तो ऐसे ही कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, आपको ऐसे ही देखते ही कैंसिल आउट कर देना है। अब बचा इन सब में से आपका कौन सा आंसर होगा। ओके, सो देखते हैं हम लोग। ठीक है, सो कैलकुलेट करके, है ना। फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन हम लोगों को क्या पता है। ठीक है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन में क्या होता है देखिए, तो इसमें देखिए यदि हम लोग सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का हम लोगों को उसका इक्वेशन पता है। ठीक है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का है, हम लोग को उसका इक्वेशन पता है। तो कैसे लिखते हैं देखिए, हम लोग क्या लिखते हैं, 1/a माइनस 1/a नॉट इज इक्वल्स टू kt। ठीक है, ये हम लोग लिखते हैं एट t इज इक्वल्स टू टी हाफ, क्या हो जाएगा, a इज इक्वल्स टू a0/2। ठीक है, अब ये वैल्यूज हम लोग यहाँ पर पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा 1/a0/2 माइनस 1/a0 इज इक्वल्स टू kt, है ना। यानी कि 2/a0 माइनस 1/a0 इज इक्वल्स टू kt, यानी कि kt इज इक्वल्स टू 2 माइनस 1 यानी कि 1/a0, यानी कि k इज इक्वल्स टू 1/a0 मल्टीप्लाइड बाई t। ठीक है, और ये t यहाँ पर क्या था, t यहाँ पर है t हाफ, t यहाँ पर क्या है, t हाफ है। ओके, सो k इज इक्वल्स टू t हाफ का वैल्यू हम लोग को कितना दिया था, t हाफ इज इक्वल्स टू 90 मिनट्स। तो यहाँ पर ये वैल्यू क्या हो जाएगा, 90a0। ओके, तो अब इस वैल्यू को याद रख लेना कि k इज इक्वल्स टू 1/90a0। ओके, तो अब हम लोग अपना इसके आगे देखिए प्रोसीड करते हैं। तो हम लोग को क्या बताया गया था कि रिएक्शन 60% कंप्लीट है, यानी कि t इज इक्वल्स टू, ठीक है, यानी कि t इज इक्वल्स टू t 60%, और क्या है 60% कंप्लीट है। ठीक है, 60% कंप्लीट, 60% कंप्लीट, यानी कि 40% क्या हो जाएगा, रिमेनिंग, बिकॉज टोटल इज 100%, है ना। 40% रिमेनिंग। ओके, तो हम लोग का ये जो a होगा दैट वुड बी इक्वल्स टू 40/100 इंटू a0, यानी कि 0.4 a0। ओके, अब हम लोग ये वैल्यू को पुट करते हैं। देखिए 1/a माइनस 1/a0 इज इक्वल्स टू kt। ठीक है, a का वैल्यू क्या दिया हुआ है, इट इज 1/0.4 a0। ओके, 1/0.4 a0 माइनस 1/a0 इज इक्वल्स टू k का वैल्यू क्या दिया है आपके पास, देखिए दैट इज 1/90 a0 और मल्टीप्लाइड बाई t। ठीक है, t 60%। ठीक है, तो मैं इसको t ही लिख देता हूँ। ठीक है, छोड़िए t 60% का, तो इसको t लिख देते हैं। यहाँ से देखिए a0 कैंसिल आउट हो जाएंगे। ओके, यहाँ से क्या हो रहा है देखिए, a0 कैंसिल्ड आउट। ओके, सो इसके बाद हम लोग क्या लिखने वाले हैं, क्या हो जाएगा इसके बाद देखिए, t/90 इज इक्वल्स टू 1/0.4 माइनस 1 विच इज इक्वल्स टू 1 माइनस 0.4 by 0.4, and this is equals to 0.6 divided by 0.4, this is equals to 6/4, and that is equals to 3/2। ठीक है, तो हम लोग को यहाँ से क्या मिला देखिए, t डिवाइडेड बाई 90 इज इक्वल्स टू 3/2।
ठीक है, यानी कि t इज इक्वल्स टू 3/2 मल्टीप्लाइड बाई 90। ठीक है, तो यहाँ से फिर से कैंसिल आउट होगा, देखिए 2 से कटा, ये आ गया 45। ओके, तो यहाँ पर ये आपको पता ही होगा, यहाँ से पॉइंट्स हट गए, यहाँ से ये 2, यहाँ से ये 3 हो गया। ठीक है, ओके, तो यहाँ से क्या हो रहा है, देखिए 3 इंटू 45, ये भी आपको पता होगा, दैट इज यहाँ से आ गया 5, यहाँ से आ गया 135। ठीक है, तो जो हम लोग का t 60% है, दैट इज इक्वल्स टू 135 मिनट्स। ओके, तो ये आ गया हम लोग का फाइनल आंसर। ठीक है, तो इसमें आपको क्या ध्यान रखना था कि ये k का वैल्यू हम लोग को निकालना है। ओके, आपको एक चीज ये ध्यान रखना था, k का वैल्यू निकालना है, और एक चीज ध्यान रखना था क्या, कि a का वैल्यू ये होगा 0.4 a0। ठीक है, ये दोनों आपको ध्यान है, तो आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ओके, सो फाइनल हम लोग का आंसर है 135 मिनट्स। ओके, सो ये हम लोग का हो गया फाइनल आंसर, है ना, 135 मिनट्स। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ अ रिएक्शन कैन बी कैलकुलेटेड बाय द स्लोप ऑफ। ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी को यदि हम लोग को कैलकुलेट करना है तो उसके लिए हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, है ना। देखिए, अर्हेनियस इक्वेशन आपको पता है, क्या है अर्हेनियस इक्वेशन, k इज इक्वल्स टू a e टू द पावर माइनस ई ए बाई आर टी। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग इनका लॉन्ड ले लेते हैं। ठीक है, ln k इज इक्वल्स टू ln a माइनस ई ए बाई आर टी। ठीक है, अब इसी को हम लोग और अच्छे से लिखते हैं, देखिए ln k इज इक्वल्स टू ln a माइनस ई ए बाई आर, और यहां से हम लोग कर देंगे 1/t। ठीक है, तो ये आपको कैसा ग्राफ दिख रहा है, देखिए y इज इक्वल्स टू या गया c माइनस mx। ठीक है, जहां पर y क्या है आपके पास ln k, c क्या है आपके पास ln a, x क्या है आपके पास 1/t, और m क्या है आपके पास EA/r। ठीक है, तो यदि आप ये वाला ग्राफ प्लॉट करते हैं, ठीक है, यहाँ से ये ग्राफ कुछ ऐसा होगा, ये ग्राफ किसके किसके बीच में होगा, ln के, और यहाँ पर आ जाएगा 1/t। ठीक है, तो इसका जो आपको स्लोप मिलेगा, ठीक है, यहाँ से जो आपको इसका स्लोप मिलेगा, दिस स्लोप, तो इस स्लोप का एक आपको कुछ वैल्यू मिलेगा। ठीक है, तो स्लोप इज इक्वल्स टू EA/r। ठीक है, तो यहाँ से आप EA कैसे कैलकुलेट करेंगे, EA इज इक्वल्स टू स्लोप मल्टीप्लाइड बाई r। ठीक है, यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, तो हम लोग का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि वो ग्राफ किसके किसके बीच में होना चाहिए, दैट इज बिटवीन ln k एंड 1/t। ठीक है, ये भी क्वेश्चन सिंपल था, ln k एंड 1/t। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, ये हम लोग का सिंपल आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इसमें देखिए क्या बताया गया है, इन एनी क्रिस्टल रेशियो ऑफ वाइज इंडिसेस ऑफ द फेस इज 2:4:3, देन द मिलर इंडिसेस वुड बी। ठीक है, देन इनका मिलर इंडिसेस कैसा होगा। ठीक है, ये भी सिंपल है, आपको क्या करना है, वाइज इंडिसेस से आपको मिलर इंडिसेस में कन्वर्ट करना होगा, है ना। ओके, सॉरी, एक चीज मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा गड़बड़ बता दिया था। ठीक है, मतलब ये वाला यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, ये स्लोप क्या है, नेगेटिव है ना, तो ये वाला जो आपके पास आएगा दैट वुड कम नेगेटिव। ठीक है, ये नेगेटिव स्लोप होगा। ठीक है, अब इसका हम लोग को स्लोप निकालना पड़ेगा। ठीक है, ये हो जाएगा m। ठीक है, तो यहाँ पर ये आ जाएगा माइनस, या ये आ जाएगा माइनस। ठीक है, ओके, नेक्स्ट मिलर इंडिसेस एंड वाइस इंडिसेस। ठीक है, ये आपको पता होगा कैसे करना है हम लोगों को, है ना। सो कुछ नहीं करना है, सिंपल, ये हम लोग को वाइस इंडिसेस का रेशियो दिया हुआ है। ठीक है, 2:4:3। ठीक है, रेशियो दिया है तो इसी को हम लोग यूज कर लेते हैं। ठीक है, अब मिलर इंडिसेस में करना, ठीक है, ये हम लोग के पास था वाइस इंडिसेस,
अब हम लोग को मिलर इंडिसेस में करना है तो हम लोग को इसका रेसिप्रोकल कर देना है, बहुत सिंपल है। 1/2, 1/4, 1/3 आ गया। अब इसमें हम लोग को क्या करना है, इनका एलसीएम निकाल के इनको होल नंबर्स में कन्वर्ट करना है ना। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इनका एलसीएम निकाल लेते हैं। सबसे पहले देखिए 2, 4, 3, 2 से गया तो ये आ जाएगा 1, 2, 3। ओके, सो 2 इंटू 2 इंटू 3, ये आ गया हम लोग का एलसीएम, दैट इज इक्वल्स टू 12। ठीक है, तो इन पूरे को ही हम लोग क्या करते हैं, ये जो हम लोग लिखे हैं 1/2, 1/4, 1/3, इस पूरे को हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं बाई 12। तो इसके बाद क्या आ जाएगा 6, 3, 4। ठीक है, 6, 3, 4, और यही हम लोग का क्या हो गया, मिलर इंडिसेस। ओके, तो हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा, 6, 3 एंड 4। बहुत सिंपल क्वेश्चन था सॉलिड स्टेट से। ठीक है, 6, 3, 4 देखिए 6, 4, 3 है, कंफ्यूज करवा सकता है आपको 6, 4, 3, लेकिन 6, 3, 4 हम लोग को मार्क करना है। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। ऑल राइट, नेक्स्ट, at constant temperature, the change of chemical potential with the change in pressure is equal to। ठीक है, यानी कि देखिए क्वेश्चन में आपको क्या पूछा है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर चेंज इन केमिकल पोटेंशियल, यानी कि डी, यानी कि डेल म्यू आई बाई डेल पी। ठीक है, ये आपको पूछा है एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, डेल म्यू आई बाई डेल पी आई एट कांस्टेंट टेम्परेचर। इसका वैल्यू क्या है, क्या ये एंट्रोपी है, क्या ये पार्शियल मोलर वॉल्यूम है, या फिर पार्शियल मोलर एंथैल्पी है, या फिर फ्री एनर्जी है। देखिए ये क्वेश्चन को हम लोग को बहुत अच्छे से सॉल्व करना है। ओके, सो कैसे करेंगे, देखिए अच्छे से। सबसे पहले हम लोग को क्या पता है कि केमिकल पोटेंशियल को हम लोग कैसे निकालेंगे, है ना। ये आपको पता होगा कि केमिकल पोटेंशियल फॉर एनी स्पीसीज आई इज गिवन बाय म्यू आई इज इक्वल्स टू म्यू नॉट प्लस आर टी ln पी आई बाई पी नॉट। ठीक है, ये आ गया। और हम लोग को राउल्स लॉ में हम लोग क्या पढ़े थे, है ना, याद कीजिए राउल्स लॉ। ओके, राउल्स लॉ, इसमें हम लोग क्या पढ़े थे कि पी आई इज इक्वल्स टू एक्स आई इंटू पी नॉट। ठीक है, जहां पर ये एक्स आई क्या था, इस मोल फ्रैक्शन। ओके, सो इसी को हम लोग काम में लगाएंगे। देखिए कैसे, सो पी आई बाई पी नॉट इज इक्वल्स टू एक्स आई। ठीक है, तो इसको हम इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। ठीक है, इसको इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, म्यू आई इज इक्वल्स टू म्यू नॉट प्लस आर टी ln। ठीक है, आर टी ln एक्स आई। ठीक है, ये आ गया। अब हम लोग को एक क्या पता है, आइडियल गैस लॉ। ठीक है, आइडियल गैस इक्वेशन। ओके, आइडियल गैस इक्वेशन, उससे हम लोग को क्या पता है, सिंपल है, पीवी इज इक्वल्स टू एन आर टी। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, पी आई इज इक्वल्स टू एन आई आर टी। ओके, सो इसमें यदि सपोज कीजिए कि जो गैस है, ठीक है, यदि गैस का जो नंबर ऑफ मोल्स है, ठीक है, गैसियस कंस्टिट्यूएंट का, यदि वो यूनिटी हो जाता है, ठीक है, यदि वो यूनिटी हो जाता है गैसियस कंस्टिट्यूएंट का जो टोटल नंबर ऑफ मोल्स है, देन हम लोग क्या लिख सकते हैं, एन आई इज इक्वल्स टू एक्स आई। ठीक है, ये कब, व्हेन टोटल नंबर ऑफ, ठीक है, ये शायद इतना अच्छे से, एन आई इज इक्वल्स टू एक्स आई, ये कब, व्हेन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ gaseous constituent, ठीक है, gaseous constituent is a unity। ठीक है, बी यूनिटी। ठीक है, वो यूनिटी है, देन एन आई इज इक्वल टू एक्स आई। तो इसी को हम लोग कहाँ पर इंप्लाई करेंगे, देखिए इस रिलेशन को हम लोग इंप्लाई करने वाले हैं इधर। ठीक है,
तब हम लोग क्या लिख सकते हैं, पी आई वी इज इक्वल्स टू एक्स आई आर टी। ठीक है, फिर यहाँ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं कि एक्स आई इज इक्वल्स टू पी आई वी बाई आर टी। ठीक है, तो ये हम लोग के पास यहाँ से एक इक्वेशन आया। ठीक है, और इस रिलेशन को हम लोग फिर कहाँ पुट कर देंगे, देखिए इधर पुट कर देंगे हम लोग इसे। ठीक है, यहाँ पर पुट कर देंगे। सो पुट करने के बाद हम लोग के पास क्या आएगा, देखिए अच्छे से इसे पुट कर देंगे हम लोग। उसके बाद हम लोग के पास आएगा म्यू आई इज इक्वल्स टू म्यू नॉट प्लस आर टी एल एन पी आई वी बाई आर टी। ठीक है, ये आ जाएगा। अब हम लोग को क्या करना है, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू प्रेशर। क्या करना है, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू प्रेशर। ठीक है, यानी कि पी आई के रेस्पेक्ट में हम लोग को डिफरेंशिएट करना है। तो जब हम लोग ये डिफरेंशिएट करेंगे तो हम लोग को क्या मिलने वाला है, अच्छे से देखते जाइए अब। ठीक है, बहुत अच्छे से देखते जाइए। तो क्या होगा, डी म्यू आई बाई डी पी आई। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट टर्म है दैट वुड बी जीरो। ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा आपके पास, जीरो हो जाएगा। सो जीरो प्लस आर टी। ठीक है, ये कांस्टेंट है ना इसलिए जीरो हो जाएगा, जीरो प्लस आर टी। ठीक है, अब एल एन है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, डी 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 पी आई ऑफ एल एन पी आई वी बाई आर टी। ठीक है, अब फिर इसके आगे देखिए क्या करना है हम लोग को, यहाँ से चेन रूल अप्लाई करना होगा। ठीक है, तो जब हम लोग यहाँ पर चेन रूल वगैरह अप्लाई करेंगे तो ये जो आएगा डी म्यू आई बाई डी पी आई दैट वुड बी इक्वल्स टू आर टी मल्टीप्लाइड बाई आर टी बाई पी आई वी मल्टीप्लाइड बाई डी डी पी आई ऑफ पी आई वी इंटू आर टी। ठीक है, मतलब ये आपको पता ही होगा है ना, एल एन ए का जैसे डी डी एक्स। ठीक है, डी डी एक्स ऑफ एल एन एक्स। ठीक है, ये तो आपको पता होगा इसे हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। ओके, सो क्या आएगा देखिए अच्छे से, इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो फर्दर ये आएगा, ये आर टी इंटू आर टी हो जाएगा आर टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई पी आई वी। और इसका जब हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ से पी आई हो जाएगा यूनिटी। ठीक है, और बाकी के हम लोग के पास आ जाएंगे। ठीक है, v बाई आर टी। ठीक है, क्योंकि ये तो कॉन्स्टेंट टर्म था, कॉन्स्टेंट इंटू एक्स। ठीक है, सो दैट वुड बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, देखिए अब यहाँ से आपके पास एक आर टी और एक आर टी कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, अब क्या बचा आपके पास, और यहाँ से आपके पास देखिए एक v और एक v आपके पास कैंसिल आउट हो गया, ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट। ओके, तो यहाँ से आपके पास क्या बच रहा है, देखिए आर टी बाई पी आई। ठीक है, आर टी बाई पी आई। और यही यदि हम लोग आइडियल गैस इक्वेशन से लगाए फॉर 1 मोल, ठीक है, हम लोग आइडियल गैस इक्वेशन से लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, दिस वुड बी इक्वल्स टू वी आई। ठीक है, ये वॉल्यूम दे देगा हम लोगों को। ठीक है, ये क्या देगा हम लोगों को, वॉल्यूम देगा। ओके, और इस पर हम लोग इस टेम्परेचर को क्यों नहीं डिफरेंशिएट किए, क्योंकि हम लोग को बताया गया है दैट दिस इज एट कांस्टेंट टेम्परेचर, इसीलिए हम लोग टेम्परेचर को नहीं डिफरेंशिएट किए हैं। ठीक है, तो फाइनली हम लोग को क्या मिला, देखिए इक्वेशन फाइनली हम लोग को क्या मिल रहा है, दैट इज डी म्यू आई डिवाइडेड बाई डी पी आई एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल्स टू वी आई। तो हम लोग को वॉल्यूम मिल गया है। ठीक है, सो दिस इज आवर आंसर। ठीक है, चलिए मैच कर लेते हैं हम लोग, है ना। तो यहाँ से हम लोगों को क्या मिल रहा है, पार्शियल मोलर वॉल्यूम। ओके, क्या मिलेगा यहाँ से हम लोगों को, पार्शियल मोलर वॉल्यूम। ओके, ये मिल जाएगा हम लोगों को। नेक्स्ट देखते हैं,
एब्सोल्यूट एंट्रोपी ऑफ ए सब्सटेंस कैन बी कैलकुलेटेड बाय। एंट्रोपी का आइडिया हम लोग, एब्सोल्यूट एंट्रोपी जो हम लोग कैलकुलेट करते हैं वो हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ये अब सभी लोगों को पता होगा कि हम लोग जब थर्ड लॉ पढ़ते हैं वहां से हम लोग एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एंट्रोपी को निकाल सकते हैं, ठीक है, थर्ड लॉ से। और थर्ड लॉ में क्या बताता है, S इज इक्वल्स टू के एल एन डब्ल्यू, ठीक है, ये आता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये सब स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स का भी कुछ पार्ट वगैरह सब हो जाता है। तो यहाँ से हम लोगों को एंट्रोपी यानी S का एब्सोल्यूट वैल्यू के बारे में पता चलता है। सो द आंसर इज थर्ड लॉ, ठीक है। अब आप सोचेंगे कि सेकेंड लॉ से हम लोग को एक आइडिया मिलता है कि एंट्रोपी होता क्या है, लेकिन थर्ड लॉ से हम लोग को उसका एब्सोल्यूट वैल्यू निकालने का एक मेथड मिलता है, ठीक है, या फिर एक फॉर्मूला मिलता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टीशन फंक्शन हैज द लार्जेस्ट वैल्यू। इनमें से कौन सा पार्टीशन फंक्शन का लार्जेस्ट वैल्यू है। देखिए ये आपको पता ही होना चाहिए, ठीक है। सबसे लार्जेस्ट वैल्यू होता है ट्रांसलेशनल पार्टीशन फंक्शन, ठीक है, ट्रांसलेशनल पार्टीशन फंक्शन, इसका सबसे ज्यादा वैल्यू होता है, ठीक है। कितना होता है देखिए, Q इज इक्वल्स टू कितना होगा, ये आपका होता है V बाई कैपिटल लैम्डा क्यूब, ठीक है, ये होता है ट्रांसलेशनल पार्टीशन फंक्शन। ओके, सो ये सबसे ज्यादा वैल्यू होता है ट्रांसलेशनल पार्टीशन फंक्शन का। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, which of the following is correct expression for Helmholtz free energy A in terms of partition function, ठीक है, पार्टीशन फंक्शन के टर्म्स में हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी का क्या एक्सप्रेशन होगा, ठीक है। ये देखिए इसके लिए हम लोग को एक रिलेशन जो मिलता है दैट इज A इक्वल्स टू माइनस के टी एल एन थीटा, ठीक है। यहाँ पर हम लोग पार्टीशन फंक्शन को थीटा एज्यूम किए हैं, जनरली मैं इसको क्यू एज्यूम करता हूँ, तो यहाँ पर थीटा एज्यूम किया गया है, लेकिन कुल मिलाकर के बात तो एक ही होगा ना, मतलब इक्वेशन तो हम लोग को सेम ही मिलने वाला है। तो इसमें देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा, दैट विल बी ऑप्शन नंबर डी, यानी ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलिए। Which of the following is correct for most of the glasses, ठीक है, ग्लासेस के लिए कौन सा करेक्ट होता है, ठीक है। तो इसके लिए जो करेक्ट इक्वेशन होता है, जो करेक्ट रिलेशन होता है, दैट इज Tg इज लेस देन Tm, ठीक है, ये वाला करेक्ट होता है। देखिए ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, मतलब ये नॉलेज बेस्ड या फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है, या तो ये आपको पता होगा या तो आपको ये नहीं पता होगा, ठीक है। सो Tg लेस देन Tm, ठीक है, ये वाला इसके लिए आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिगलर नाटा कैटलिस्ट इज यूज्ड इन किस टाइप का पॉलीमराइजेशन, ठीक है, पॉलीमराइजेशन। जिगलर नाटा कैटलिस्ट के बारे में तो हम लोग 11-12 से पढ़ते आए हैं, किसमें, पॉलीमर, ठीक है, पॉलीमर वाले चैप्टर में, मगर ये किस टाइप का मैकेनिज्म दिखाता है ये हम लोग पढ़ते हैं बीएससी में, ठीक है। तो जिगलर नाटा कैटलिस्ट इज यूज्ड इन कोऑर्डिनेशन पॉलीमरिज्म, ठीक है, कोऑर्डिनेशन पॉलीमराइजेशन, ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट देखिए कैनोनिकल एंसेम्बल्स, ठीक है, कैनोनिकल एंसेम्बल्स में क्या क्या सेम होता है, ठीक है। तो हम लोग के कई तरह के एंसेम्बल्स होते हैं, ठीक है, इनके बारे में आप एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है, अलग अलग जो एंसेम्बल्स होते हैं, ठीक है, कैनोनिकल एंसेम्बल, ग्रेट कैनोनिकल एंसेम्बल, ठीक है, ऐसे करके शायद से 3 एंसेम्बल्स होते हैं, ठीक है। तो वो आप पढ़ लेना कि किसमें कौन कौन सा चीज कांस्टेंट रहता है, ठीक है। कैनोनिकल एंसेम्बल में जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, क्या क्या रहता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, यानी कि n, ठीक है, n तो देखिए हर एक में है, ठीक है, हर एक में n है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स n, और क्या रहता है, वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम v, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सिस्टम v, और क्या रहता है, टेम्परेचर T, ठीक है, टेम्परेचर T, ठीक है। तो ये 3 हम लोग के पास सेम रहते हैं, ठीक है, जो सारे
एनसेम्बल्स में से, ठीक है, एन, वी और टी, ठीक है। अब ये हम लोग को ऑप्शन में ढूंढना है, देखिए टीवीएन, ठीक है, ये मिल गया आपको, है ना। तो हम लोग का ऑप्शन नंबर 3 हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर पी है प्रेशर, म्यू है केमिकल पोटेंशियल, ई है एनर्जी, ठीक है। सो कैनोनिकल एंसेम्बल में क्या कांस्टेंट रहता है, इधर क्या क्या सेम रहता है, एन वी टी या फिर टी वी एन, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए इलेक्ट्रोऑस्मोटिक फ्लक्स इज द मास फ्लक्स ड्यू टू डिफरेंस ऑफ, ठीक है, ड्यू टू डिफरेंस ऑफ क्या, पोटेंशियल, कंसेंट्रेशन, टेम्परेचर, प्रेशर, क्या, ठीक है। तो हम लोग को क्या पता है, इलेक्ट्रोऑस्मोसिस में द मास फ्लक्स मूव्स अंडर पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है। इलेक्ट्रोऑस्मोटिक फ्लक्स में मास फ्लक्स पोटेंशियल मूव्स अंडर पोटेंशियल ग्रेडियंट, तो हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ये भी एक नॉलेज बेस्ड या फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है, या तो आपको पता होगा या तो आपको नहीं पता होगा, ठीक है। सो बीएचयू में आपको ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस एनकाउंटर होंगे जो कुछ इस टाइप के होंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए द वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम डिपेंड्स ऑन, ठीक है, इनमें से किसके जरिए हम लोग वेव मैकेनिकल मॉडल को एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। वेव मैकेनिकल मॉडल डिपेंड्स ऑन, ठीक है, ये डी ब्रॉगली इक्वेशन पर भी डिपेंड करता है, ठीक है, ये हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पर भी डिपेंड करता है, और ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। डी ब्रॉगली ने क्या बताया था, इसका जो डुअल नेचर बताया था, ठीक है, वेव और पार्टिकल दोनों नेचर में एग्जिस्ट करता है, ठीक है ना, तो वो भी इंपॉर्टेंट है। और हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी तो इंपॉर्टेंट है ही, नोबेल प्राइज विनर है। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो तीनों ही हम लोग के पास इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो करेक्ट हम लोग का जो आंसर हो जाएगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज, ठीक है, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मतलब इन सारे पर ये डिपेंड करता है वेव मैकेनिकल मॉडल जो होता है, ओके। नेक्स्ट द एनर्जी ऑफ एन एटम इन द फर्स्ट बोहर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन इज 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, फर्स्ट बोहर ऑर्बिट में है, हाइड्रोजन एटम के लिए है। एनर्जी the possible energy values in the excited state for electron in the Bohr orbit, ठीक है, अब एक्साइटेड स्टेट में बताना है, ठीक है, पॉसिबल एनर्जी वैल्यू, ठीक है। तो ये हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, देखिए बहुत आसान, ठीक है, इसे कैलकुलेट करना बहुत आसान है। क्या लिखते हैं हम लोग फॉर्मूला, ई एन इज इक्वल्स टू -13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, ठीक है। अब हाइड्रोजन है, ठीक है, हाइड्रोजन के लिए हम लोग क्या लेते हैं, z इक्वल्स टू 1, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 स्क्वायर इक्वल्स टू 1, ओके। अब क्या बताया गया है आपको कि ई एन, ठीक है, ई एन का हम लोग को वैल्यू निकालना है, और एन स्क्वायर, ठीक है। अब एन का वैल्यू क्या होगा, एक्साइटेड स्टेट बोला है, ठीक है ना, एक्साइटेड स्टेट यानी कि एन इज इक्वल्स टू 2, ठीक है, बता रहा हूं, ये तो आपका ग्राउंड स्टेट था, ठीक है, फर्स्ट बोहर ऑर्बिट, ठीक है, ये ग्राउंड स्टेट था, ग्राउंड स्टेट में n इज इक्वल्स टू 1 होगा, मगर एक्साइटेड स्टेट, ठीक है, एक्साइटेड स्टेट में n इज इक्वल्स टू आपके पास हो जाएगा 2, तो फिर ई एन जो हो जाएगा दैट वुड बी इक्वल्स टू -13.6 डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर, ओके, यानी कि -13.6 डिवाइडेड बाई 4, तो इसे आप सॉल्व कीजिए, देखिए यहाँ पर यहाँ पर 13.6, यहाँ पर 4, ठीक है, 3, ठीक है, यहाँ पर 3.4 आ गया, ठीक है, 3.4 है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, -3.4, ठीक है। तो जो ई एन जो हम लोग का वैल्यू आएगा, ई एन इज इक्वल्स टू -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो ये हम लोग का हो जाएगा करेक्ट आंसर, ऑल राइट, तो ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 19,
एनर्जी ऑफ ए रिजिड रोटर, ठीक है, रिजिड रोटर का एनर्जी क्या होता है ना, रिजिड रोटर, ठीक है। ये क्वेश्चन कहाँ से है देखिए, रिजिड रोटेटर है ना, तो ये है फ्रॉम रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है, ये रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी का है, ओके, रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। और वहां पर आपको पता होगा कि ई का हम लोग वैल्यू क्या लिखते हैं, ई इज इक्वल्स टू बी जे जे प्लस वन, ठीक है, ये हम लोग लिखते हैं ई इज इक्वल्स टू बी जे जे प्लस वन, जहां पर तो ये देखिए जे इंटू जे प्लस वन, तो उस वो तो इसमें नहीं है, तो ऑप्शन 1 और ऑप्शन 3 तो आपका ऐसे ही कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, ये दोनों आपका ऐसे ही कैंसिल आउट हो गए। अब बचा आपके पास देखिए ये दोनों ऑप्शन, ठीक है, इनमें से देखिए कौन सा होता है, यहाँ पर हम लोग को देखिए इसे हम लोग h स्क्वायर बाई 2i लिखते हैं, ठीक है, h स्क्वायर मतलब h कट स्क्वायर बाई 2i लिखते हैं हम लोग, ठीक है। सो ये क्या हो जाएगा 2i हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर 2i, ठीक है। ये जो b का जो वैल्यू होता है दैट इज h कट स्क्वायर बाई 2i, ठीक है, जहां पर h कट क्या होता है आपको पता है h बाई 2 पाई, ठीक है, ये होता है h कट, ठीक है। सो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है, h कट स्क्वायर बाई 2i इंटू जे प्लस वन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, द डिक्रीज इन फ्री एनर्जी इज इक्वल टू, फ्री एनर्जी का जो डिक्रीज होता है दैट इज इक्वल्स टू क्या, यानी कि माइनस डेल्टा जी, ठीक है, माइनस डेल्टा जी, ये आप सभी को पता है दैट इट इज इक्वल्स टू मैक्सिमम वर्क, ठीक है, मैक्सिमम वर्क, सॉरी, मैक्सिमम वर्क डन बाय द सिस्टम, ठीक है, बाय द सिस्टम। तो डेल्टा जी किसके बराबर हो जाएगा, मैक्सिमम वर्क, ठीक है, ये हो जाएगा मैक्सिमम वर्क, ठीक है। डेल्टा जी जीरो कब होगा, जब इक्विलिब्रियम में होता है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट, वाइस इंडिसेस ऑफ अ फेस ऑफ अ क्रिस्टल आर 1 इंफिनिटी इंफिनिटी, देन इट्स मिरर इंडिसेस आर, ठीक है। अभी हम लोग ऐसा क्वेश्चन करके आए हुए हैं, ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन, एकदम फटाक से हो जाएगा। देखिए वाइस इंडिसेस हम लोग लिख देते हैं क्या, 1 इंफिनिटी इंफिनिटी, ठीक है। अब हम लोग को लिखना है मिलर इंडिसेस, जैसे मैंने आपको बताया है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, यानी 1/1 1/इंफिनिटी 1/इंफिनिटी, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा 0, ये आ गया हम लोग के पास मिलर इंडिसेस, ठीक है। तो बहुत सिंपल था मिलर इंडिसेस निकालना, ठीक है। तो हम लोग का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज 100, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ये हो जाएगा हम लोग का करेक्ट आंसर, ठीक है ना, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, देखिए मैक्सिमम नंबर ऑफ अल्फा एंड बीटा पार्टिकल्स एमिटेड व्हेन, ये जो 23892 यूरेनियम चेंजेस इनटू, इट चेंजेस इनटू 20682 PBr, ठीक है, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। इसे हम लोग कैसे करते हैं, देखिए वेरी सिंपल क्वेश्चन, क्या है देखिए, यहाँ पर 238 यूरेनियम, यहाँ पर है 92, दिस गिव्स, ठीक है, 206 PB और यहाँ पर है 82, ठीक है। तो आपको इन दोनों का डिफरेंस देखना है सबसे पहले, ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस क्या कितना होता है, यानी कि 238 माइनस 206 दैट इज इक्वल्स टू, आपके पास हो जाएगा ये 2 ये 3 32, ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा 32 का डिफरेंस आ जाएगा। इनके बीच में आपको डिफरेंस देखना है, 92 माइनस 82 दैट इज इक्वल्स टू 10, ठीक है। अच्छा, अब आपको अल्फा और बीटा के टर्म्स में निकालना है, ठीक है ना। तो ये आपको पता होगा क्या कि अल्फा, अल्फा यानी कि हीलियम, ठीक है, हीलियम यानी कि 42 होता है, ठीक है, और बीटा, ठीक है ना, बीटा क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए बीटा ये 0 - 1 होता है, ठीक है।
तो सबसे पहले हम लोग को हीलियम, ठीक है, तो ये मास वाला हम लोग को बैलेंस करना है। देखिए हम लोग को एक हीलियम यदि एमिट होगा तो उसके लिए हम लोग को 4 उसका मास रिड्यूस होगा, ठीक है, मगर यहाँ पर 32 रिड्यूस हो रहा है, ठीक है, तो कितना हीलियम एमिट होना चाहिए, दैट इज 32/4 इज इक्वल्स टू 8, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा, देखिए यहाँ पर आपके पास आएगा +8 अल्फा, ठीक है, 8 अल्फा यानी कि 8 हीलियम, यानी कि इसका 8 टाइम्स 4 इज इक्वल्स टू 32 आ जाएगा। नीचे क्या आएगा, देखिए 8 टाइम्स 2 यानी कि 16 आ जाएगा, ठीक है, मगर हम लोग का तो बस 10 डिक्रीज हुआ है, तो 16 तो हम लोग का डिक्रीज हुआ नहीं है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए हम लोग को आंसर में चाहिए 10, यहाँ पर ऑलरेडी हम लोग को मिल चुका है 16, तो यहाँ से हम लोग को कुछ माइनस करना पड़ेगा, दैट इज 6, ठीक है। तो यदि हम लोग 6 बीटा ले लेते हैं, देखिए तो क्या हो जाएगा, बीटा का क्या होता है 0 × 1, ठीक है, तो यहाँ पर तो 0 ही रहेगा, यहाँ पर -6 हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए 32 + 0 32, 16 - 6 इज 10, मैच कर गया पूरा। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, दैट इज 6 बीटा। तो हम लोग का आंसर क्या आएगा, 8 अल्फा 6 बीटा, ओके, 8 अल्फा 6 बीटा। सो ऑप्शन नंबर 4 विल बी करेक्ट, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द रिलेशन बिटवीन EMF and concentration of a cell is linear, logarithmic, ठीक है, या फिर एक्सपोनेंशियल, या फिर नो रिलेशन, क्या होता है। देखिए ये हम लोग को पता है किससे, नर्न्स्ट इक्वेशन से, ठीक है। नर्न्स्ट इक्वेशन में क्या था बताइए, वो याद रख लेंगे तो ये क्वेश्चन आपका एकदम चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा। नर्न्स्ट इक्वेशन में हम लोग क्या देखते थे, ई सेल इज इक्वल्स टू E naught cell minus 0.0591 divided by n log of 1/mn प्लस, ठीक है। और ये किस टाइप का सेल के लिए हो रहा है, देखिए मैं आपको बता देता हूँ वो भी, ठीक है। ये हो रहा है फॉर दिस टाइप ऑफ सेल, देखिए mn प्लस n इलेक्ट्रॉन्स गिव्स m, ठीक है, ये है सॉलिड में, ये है एक्वस में, ठीक है। इस टाइप के सेल के लिए हम लोग को ये रिलेशन मिल रहा है। तो ये हम लोग के पास क्या है, हम लोग के पास EMF ऑफ द सेल है, और ये हम लोग के पास क्या है, उसका कंसंट्रेशन है। तो ये कैसे रिलेटेड है, बाय लॉगरिदमिक फंक्शन, ठीक है। तो हम लोग का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर 3, ठीक है, ये हो जाएगा हम लोग का करेक्ट आंसर। तो इस इक्वेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, नर्न्स्ट इक्वेशन, ठीक है, नर्न्स्ट इक्वेशन, ओके, ऑलराइट। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखिए क्या बताया गया है, द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट इज गिवन बाय, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट किससे हम लोग डिनोट करते हैं, ठीक है, ये हम लोग कैसे निकालेंगे, देखिए अच्छा ये तो आपको पता ही है, ठीक है, स्पिन ओनली यानी कि μSO, ठीक है। तो आपको ये नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स के टर्म्स में आपको पता है ना, ये क्या होता है √n × n+2, ठीक है, ये पता है आपको। और आपको एक और बात पता है क्या, s का रिलेशन n के साथ, s इज इक्वल्स टू हाफ × n, यानी कि n/2, ठीक है, यानी कि n इज इक्वल्स टू 2s, ठीक है। ये आपको आपका गोल्डन इक्वेशन मिल गया इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। इसको हम लोग को यहाँ पर अप्लाई कर देना है, वेरी सिंपल क्वेश्चन। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे, दैट इज 2s + 2, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ से हम लोग इसको देखिए, यहाँ से हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ से हम लोग इस 2 को कॉमन निकाल लेंगे, ठीक है। दैट वुड बी इक्वल्स टू 2 × 2 × s, यहाँ पर क्या आ जाएगा s + 1, ठीक है। फिर हम लोग फर्दर इसे देखिए 2 × 2 क्या होता है 4 × s × s + 1, ठीक है। इसको हम लोग इस फॉर्म में भी रख सकते हैं एंड इसको हम लोग इस फॉर्म में भी रख सकते हैं, किसमें, देखिए 4 का हम लोग स्क्वायर रूट निकाल लेंगे, तो दैट इज 2 × s × s + 1, ठीक है। देखिए ऑप्शन में हम लोग को ये पहला ही फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन इससे अच्छा कि हम लोग इस फॉर्म में रख ले,
दैट इज मोर बेटर। ओके, सो आंसर के अकॉर्डिंग क्या होगा, देखिए ऑप्शन नंबर ए में क्या देखिए 4s इंटू एस प्लस वन, ठीक है, 4s इंटू एस प्लस वन दैट इज स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है, ये सही हो गया। नेक्स्ट देखिए pH ऑफ ए सोल्यूशन बाय मिक्सिंग 50 cc यानी कि 50 ml, ओके, of 0.2 m HCl and 50 cc of 0.1 m NaOH would be, ठीक है, यहाँ पर हम लोग को pH कैलकुलेट करना है। देखिए इसके लिए हम लोग को थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ओके, हम लोग को अपना नॉलेज यूज करना पड़ेगा टाइट्रेशन का, ठीक है। सबसे पहले इसका रिएक्शन लिख लीजिए, HCl प्लस NaOH गिव्स NaCl प्लस H2O, ठीक है। अब इनका कंसेंट्रेशन देखिए क्या दिया हुआ था, 0.2 मोलर, इसका था 0.1 मोलर, ये था आपके पास 50 ml, ये भी था आपके पास 50 ml, ठीक है। तो यहां से हम लोग को इसका निकालना पड़ेगा मिलीमोल्स। ओके, मिलीमोल्स यानी कि इन दोनों को हम लोग को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ से क्या निकलेगा, देखिए ये आएगा आपके पास 1050, ठीक है। देखिए क्या आएगा, 50 इंटू 0.2 आ जाएगा आपके पास 10, ये आपके पास आ जाएगा, देखिए 50 इंटू 0.1 आ जाएगा 5। तो इनिशियली ये 10, ये 5 और ये सब 0 0, ठीक है। अब इनमें रिएक्शन होगा, देखिए तो रिएक्शन में क्या होगा ये आपको पता है कि NaOH और HCl के बीच में मतलब इनमें इक्वल रिएक्शन होगा, तो 5 मिलीमोल NaOH 5 मिलीमोल HCl को कैंसिल आउट कर देगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, 10 माइनस 5, 5 माइनस 5, और यहाँ पर आ जाएगा 5 और 5, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 5 0 5 और 5, ठीक है, ये आ जाएगा हम लोग के पास, ठीक है। अब हम लोग को क्या देखना है, कंसेंट्रेशन ऑफ HCl, ठीक है। अब HCl कितना बचा है, देखिए इसमें 5 मिलीमोल्स बचा हुआ है, ठीक है। तो कंसेंट्रेशन हम लोग कैसे निकालेंगे, देखिए कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस, ठीक है, दिस इज इक्वल्स टू मिलीमोल्स ऑफ H प्लस डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम, डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम इन ml, ठीक है। सो ये है, देखिए मिलीमोल्स है इसका 5, टोटल वॉल्यूम कितना है, देखिए 50 प्लस 50, ठीक है। V टोटल कितना है 50 प्लस 50 दैट इज इक्वल्स टू 100 ml, ओके। सो दिस इज 5 मिलीमोल और ये क्या है 100 ml। तो यहाँ से ये मिलीमोल और ये ml कट गया, ठीक है, मिली और ये ml कट गया, ठीक है। तो हम लोग का जो फाइनल जो आंसर आएगा दैट विल बी, अच्छा देखिए अब यहाँ से देखिए 5 और 100 कटा कैसे, ये कटा 120, ठीक है, 1 and 20, ओके। या फिर आप इसे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, हम लोग इसे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। वो कैसे लिख सकते हैं, देखिए 5/100, ये हम लोग को परसेंटेज वगैरह जब हम लोग निकालते तो उसमें ये काम आता था, ठीक है ना। 5/100 यानी कि 0.05 मोलर, ठीक है। ये आ गया हम लोग का H प्लस का कंसेंट्रेशन, ओके। H प्लस का कंसेंट्रेशन आ गया 0.05 मोलर। अब हम लोग को pH निकालना है, ठीक है। pH कैसे निकालेंगे, pH इज इक्वल्स टू माइनस लॉग ऑफ H प्लस का कंसेंट्रेशन दैट इज माइनस लॉग ऑफ 0.05, ओके। सो देखिए ये यदि आपको BHU में सॉल्व करना है, ठीक है, ऐसे तो इसका वैल्यू आ जाएगा 1.30, ठीक है। ये तो आपको हर कोई बताएगा, लेकिन मैं क्योंकि प्रॉब्लम फेस किया हूँ इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि यदि ये क्वेश्चन आपको BHU में सॉल्व करना है तो आप इसे कैसे करेंगे, ठीक है। आपको क्या करना है, इसी चीज को आप 0.05 को आप कन्वर्ट कर दीजिए किसमें, 0.1 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, यानी कि ये आपका आ जाएगा 10 टू द पावर -1 डिवाइडेड बाई 2। अब जब आप लॉग करेंगे, ठीक है, लॉग, तो लॉग में क्या करेंगे, लॉग 10 टू द पावर -1 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, यहाँ पर माइनस है, ठीक है। तो इस पर आप क्या करेंगे, माइनस
log 10 टू द पावर -1, ठीक है, और डिवाइड है इसीलिए ये क्या हो जाएगा माइनस log 2, ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा। सो दिस इज इक्वल्स टू माइनस log ऑफ माइनस 10 टू द पावर -1 हो जाएगा -1, और ये आपके पास आ जाएगा माइनस कितना आता है 0.3 के आसपास आता है log 2, है ना। ये वैल्यू तो आपको मतलब कि पता होना चाहिए, ठीक है, इसमें कोई हेल्प नहीं कर सकता है आपको, ठीक है। तो log 2 का वैल्यू आपको पता होना चाहिए कि दैट इज 0.30, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा 0.3, ठीक है। तो ये दोनों ही माइनस माइनस में है, यानी कि ये माइनस ऑफ माइनस 1.3, सो दैट इज इक्वल्स टू 1.3, ठीक है। तो ऐसे करके आपको निकालना पड़ेगा बिकॉज आपको कैलकुलेटर नहीं प्रोवाइड होगा, ठीक है। तो फाइनली जो हम लोग का pH आ रहा है, pH इज इक्वल्स टू 1.30, ठीक है। देखिए इसमें जो आपको एक मेन कंसेप्ट का यूज करना था दैट इज दिस वन, ठीक है। ये वाला डायग्राम भी बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब ये वाला जो हम लोग किए हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि यहाँ पर आपको ये देखना है कि ये कितना न्यूट्रलाइज करता है, ठीक है। क्योंकि ये दोनों ही आपका मतलब दोनों के लिए ही n फैक्टर 1 था, ठीक है, इसलिए ये अच्छे से इसको हम लोग कैलकुलेट कर पाए हैं, ठीक है। तो इसका 5 मोल ऑफ NaOH विल न्यूट्रलाइज 5 मोल ऑफ HCl, ठीक है ना, और वहां से 5 मोल्स NaCl और H2O फॉर्म होगा। यही वाला स्टेप भी एक बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है। तो pH आ गया हम लोग के पास 1.30, ठीक है। सो pH कितना आ गया हम लोग के पास 1.3, ओके, ये आ गया हम लोग का pH 1.3, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग यहीं तक रखते हैं, ठीक है। हम लोग फिर मिलेंगे अगली बार, ओके। तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद, ठीक है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।